नमस्कार। पॉडकास्ट विद प्रीति के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। काफी लंबे समय के बाद आप सभी के बीच में मौजूद हुए हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, संदेश हम तक पहुंचे कि आप एक खास एपिसोड हमारे बीच में लाइए। आज हमारे साथ है अधिवक्ता और समाज सेवी मिस्टर सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, और मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो सर अपने पॉडकास्ट में धन्यवाद प्रीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया है और आज हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। लोगों तक आपकी बात हम पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत अलग नाम है, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, ये नाम कैसे पड़ा है, वो रहस्य आप बताएं। देखिए, जब हम कॉलेज में मैं पार्ट 1 का स्टूडेंट था जी। उस समय आपको पता है कि आरक्षण वाला इशू पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्वलंत तरीके से चला हुआ था। जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आत्मदाह तक किया था। तो हमारे दिमाग में उस समय एक बात आई कि अगर हम इस आरक्षण को इस देश से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। मतलब कि हमें, जैसे आपने अपना नाम बताया कि मेरे को प्रीति चौहान के नाम से जाना जाता है, ये अनिल ठाकुर के नाम से जाना जाता है, इनको मिस्टर जो भी गुप्ता, अरोड़ा, शर्मा या वर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर हम सब हिंदुस्तानी होंगे तो वहाँ ये पता नहीं चलेगा कि कौन कास्ट से है, कौन किस से है। बिल्कुल। तो उस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना नाम जो है ना हिंदुस्तानी रखा, और ये उम्मीद करके कि हो सकता है आगे आने वाले जो भविष्य हैं वो सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे या उसके साथ चलेंगे। पर प्रीति जी, मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मैं अपने साथ एक भी हिंदुस्तानी नहीं जोड़ पाया। तभी मैंने कहा बहुत यूनिक नाम है। मैंने भी किसी और का ऐसा नाम नहीं सुना है जो अपने नाम के आगे देश का नाम लगाए या कोई ऐसा देशभक्ति वाला नाम लगाए। चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। आप शिलाई के एक छोटे से गांव से आते हैं, वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है और आपने बहुत सारी असफलताओं का सामना भी किया है। 8वीं कक्षा में भी आप असफल हुए और उसके बाद आपने कभी हार नहीं मानी, लगातार आगे बढ़ते रहे। आज देखिए हिमाचल प्रदेश की नामी हस्तियों में आपका नाम शामिल है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपने शुरुआती स्कूल का दौर कैसा रहा है, कहाँ से स्कूलिंग हुई है, कैसा वो ज़माना था, कैसा वो दौर था, वो बताएं आप। प्रीति जी, स्कूलिंग तो मेरी शिलाई से हुई है। हाँ, 10वीं परीक्षा मैंने यहाँ माजरा से आके उत्तीर्ण की थी। जी। समय की बात ये होती है कि स्टार्टिंग में गांव का माहौल जैसा होता है, उस समय हमारे पास मैक्सिमम टाइम ये होता था कि घर में काम भी करना है, उसके बाद स्कूल भी जाना है। संसाधन भी बहुत कम। संसाधन बहुत कम होते थे, बल्कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो शिलाई गांव से बहुत दूर नीचे, जो हमारा बास होता है, आप समझते हैं जिसको बिल्कुल। खेड़ा बोलते हैं, वहाँ पे रहा करते थे। वहीं से मैं अप डाउन करके आ जाया करता था। कई बार ऐसे वाक़ये भी हुए कि भई रास्ते में बंदर मिल गए, फिर वापस भाग गया वहाँ से डर के मारे, तो फिर वहाँ कितना नहीं जा पाया। किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे वहाँ आप? से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था। वो पूरी खड़ी चढ़ाई है, नीचे नैड़ा खड्ड से लेके और शिलाई क्या तक आज के जाने बच्चे के लिए। इतना डिस्टेंस पैदल कर आज रहे के हैं? बच्चे के लिए तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि बेटे हम ऐसे होते थे, क्या पिताजी जब हमारे को फैसिलिटीज़ मिल रही है तो हम इस तरह की बात कैसे सोचे और अच्छा, क्यों हम वो ऐसा करें? दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है। प्रीति जी देखिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो दौर बहुत अच्छा था। उसके पीछे के रीज़न ये है, ना तो इस प्रकार की हमारा लाइफ़स्टाइल जो आज की डेट में बन चुका है, केमिकल वाला भोजन सारा का सारा जो हमें ग्रहण करना पड़ रहा है। तब तो हम खुद घास पत्ती इकट्ठी करते थे, गाय हमारी होती थी, भेड़ बकरियाँ हमारी होती थी। हर संडे को छुट्टी के दिन जब भी होता था, तो हम भेड़ बकरियों के पास जाया करते थे, बैल के पास जाते थे चराने के लिए जी। उनको। खुद का बनाया हुआ अनाज, खुद के बनाए हुए हमने कभी बाज़ार से तो सब्ज़ी नाम की जी, चीज़ जी, हमें जी। नहीं पता था कि कभी हमने खरीदी भी होगी, नाम कब खरीदे थे। जी। आज की डेट में ये रिफाइंड तेल और ये सब चीज़ें जो जिसको हम खा रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उस समय तो घी का तुड़का लगता था। और आपको मैं एक मज़े की बात बता दूँ, हमारे लिए तब प्याज़ भी बहुत कम ऐसे कि भई डालते थे, नहीं डालते थे। थोड़ा-सा उसमें मिर्च डाली, 1-2 मसाला कोई डाल दिया और तुड़का लग जाता था। और उसकी इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस उसकी होती थी कि पड़ोस वाला सोचता था कि भाई फलाने के घर में ये लग चुका है। और हेल्दी भी होता था। हेल्दी था, वही वही बात हो रही है, प्योरिटी थी उस समय की उसमें। आज की डेट में तो सब कुछ तुम अब असफलताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा पॉडकास्ट बनाएँ ताकि हज़ारों लाखों युवा आपको देखें और उससे बहुत सारी सीख लें। तभी मैं आपके पास आई हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग वैसे आपको फ़ॉलो करते हैं, जिन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लाइफ़स्टाइल सीखा है, दुनिया के तौर तरीके सीखे हैं, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को और आगे बढ़ाना है, कैसे असफलताओं का सामना करना है। तो हिंदुस्तानी जी ने जब असफलताएँ आई, बचपन से लेकर आपके जीवन में भी
निश्चित तौर पर बहुत सारी असफलताएँ आई होगी, कैसे उन्हें पार किया? हाँ, ज़िंदगी में जिस इंसान ने ऑब्स्टेकल नहीं देखे, उसके लिए तो फिर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, मेरे हिसाब से। 8वीं में था, तो दुर्भाग्यवश एक शादी में गए हुए थे, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो सिर में बड़ी बहुत सारी चोटें लगी, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, हम असफल हुए। और खुद की बहन के साथ नहीं गए, दोस्त की दूसरे बहन दूसरे के उसमें जिस प्रकार का जो लिखा हुआ है ना, ईश्वर ने जो लिखा है, अब जहाँ पे जिस स्थान पे आपने जाना है, जहाँ पे आपके साथ इंसिडेंट होना है, वो आपको अपने आप लेके चला जाता है। एनसीसी की उसी ड्रेस में आप चले गए। मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी थी, मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना है। फिर मेरे दोस्त के बेटे की शादी थी, सॉरी बहन की शादी थी, तो वहाँ पे मैं चला गया उसके साथ। आप देखिए, एनसीसी की पैंट थी, कमीज मेरे दूसरे पड़ोसी ने दी थी, जूते एनसीसी के थे, तो उन सब चीज़ों के साथ भी फिर चले क्या गए। आजकल ऐसा करते हैं युवा? आज के युवा तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं नहीं। कर सकते। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोग इन परिस्थितियों से गुजर जी, रहे हैं, युवाओं के साथ आपका जी, उठना-बैठना आजकल आप ज़्यादा उनसे परिचित हैं। जी। आज का युवा शायद ऐसा नहीं कर सकता कि भई एनसीसी वाले कपड़े में ही शादी में चला जाए। और आगे बढ़ते हैं, जब आप कॉलेज में गए क्योंकि आप बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उस समय संसाधन भी बहुत कम थे, माता-पिता भी खेती-बाड़ी करते थे, कुछ ज़्यादा शायद नहीं था। तो आपका कहीं पर जहाँ मैंने पढ़ा है या जहाँ से थोड़ी बहुत रिसर्च आपके बारे में की है कि कॉलेज में ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पहले तो ऐसा सोचते थे कि घर में काम करना है, प्लस 2 हो गई तब बहुत है। बट आपके दीदी और आपके जीजाजी ने आपको आगे पढ़ाई के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया और कॉलेज में आपका दाखिला करवाया। बिल्कुल, मैं इसका श्रेय मेरी जो बड़ी सिस्टर है, जानकी राणा, वो मिल्ला में ब्याही गई है जी। गुमान सिंह राणा जी के साथ। उन्होंने जब घर में देखा, आपको पता है कि क्या जॉइंट वो खुद फैमिली पढ़े-लिखे थे? उनके अंदर पढ़ाई को लेके इतनी नहीं, जागरूकता पढ़े कैसे लिखे थी? नहीं थे। 2 हम, क्योंकि फैमिली में हम 2 ब्रदर हैं मेरे, जो हम सब जी, 3 मेरी बहनें हैं, 2 हम भाई हैं। तो छोटे ब्रदर ने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। जी। जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में वहाँ पे ताऊ जी वगैरह का ज़्यादा प्रभुत्व रहा करता था, पिताजी सबसे छोटे थे। तो हम लोग रहते भी नीचे बास में थे, तो अक्सर काम घर के काम-काज में हमें दक्षता थी। तो सब लोग चाहते थे कि ज़मीन जायदाद भी बहुत जी, बढ़िया जी। है, इसमें कोई शक नहीं है। कि इत अच्छे किसान बहुत बनेंगे। बढ़िया, हाँ, कि ये अच्छा काम करने वाला वो है, तो इसको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन 24 अगस्त 1984 की बात है, जब मेरे जीजाजी मेरे को लेके आए कि मैं दुकान का कुछ सामान लेके जाना है और मेरे साथ चल, कल कल को कभी जाना पड़ सकता है। जी, उसने फिर उन्होंने यहाँ पे दलबीर राणा, जो उनके ब्रदर है छोटे वाले, वो भी मेरे साथ ही पढ़ा करते थे माजरा में, उनको पहले ही बोल दिया था कि इसके फॉर्म वगैरह भर देने, और लास्ट डेट थी 24 अगस्त 1984। तो उन्होंने फॉर्म भरे, फिर बोले कि अब एडमिशन ले ले और मैं अपने आप मैं देख लूँगा, जहाँ दलबीर को पढ़ना है वहाँ तेरे को भी पढ़ा देंगे। परिस्थितियाँ चली, आप पढ़ने में एडमिशन ले। कैसे थे उस समय? देखिए प्रीति जी, हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ब्रिलियंट थे। कारण उसके पीछे क्या होंगे, या तो हमारी जो सोच, आप देख सकते हैं कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, स्कूल में भी हमने छठी क्लास से ही मैंने अपने टीचर से ये पूछा था कि जब आप प्रेयर में कुछ बोलते हैं और किताबों में कुछ पढ़ाते हैं, तो उस समय से कुछ माइंडसेट एकदम डिफरेंट टाइप का था। उसका आपको उदाहरण ये मिल गया होगा कि पार्ट 1 के स्टूडेंट में जब हिंदुस्तानी लिखना शुरू किया, तो उसके रीजन, किसी भी चीज़ का जो बचपन से आपका माइंडसेट बना होता है, या जो ईश्वर ने आपको जिस प्रकार की बुद्धि और जिस प्रकार की कार्यशैली दी होती है, वही आप कर सकते हैं। अपने एडिशन में तो आपकी जो मेहनत है, वो जो जो कुछ होगी वो काम आ सकती है, अदरवाइज़ तो जो प्रकृति ने लिखा है वही होना है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को फिर मेरे दीदी और जीजाजी ने जब मेरे को यहाँ पे पढ़ाया, लकीली फिर क्या हुआ कि उनके जो छोटे ब्रदर थे, वो एज ए जेई यहाँ पे बन के आए नाहन में। जी, वो आईपीएच में यहाँ पे थे, बीर सिंह राणा जी, अगर आप नाम सुनते होंगे। बिल्कुल। आज की डेट में वो इस हमारे धरा बीच पे में नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर, उनके साथ हम रहे, फिर वो 1 साल यहाँ रहे, उसके बाद वो किन्नौर चले गए। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की है जब शायद बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती थी, इतना भी पढ़ाई को लेकर लोग सीरियस नहीं होते थे। तो शिक्षा आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नो डाउट, शिक्षा की बहुत, हर एक इंसान को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ हमारे को किस प्रकार की शिक्षा हमने लेनी है, खाली मात्र क्या होता है आज की डेट में, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो हमारी एकेडमिक ये जो चली हुई है ना पढ़ाइयाँ, उसके ऊपर ज़्यादा किताबी ज्ञान जिसे किताबी बोल ज्ञान, सकते उसके हैं। पीछे भागे रहते हैं। लेकिन जिस ज्ञान को आपने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में चाहिए, उस ज्ञान की आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमी हम हर परिवार में, हर बच्चे में पा रहे हैं। अपने अंदर
आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई कौशल है, उसे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि अभी 10 प्लस 2 का रिज़ल्ट भी आया, उसमें यही होड़ लगी थी कि इतने परसेंट मार्क्स आए, इतने परसेंट मार्क्स आए। इसके पीछे जो बच्चों का टैलेंट होता है, चाहे वो डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है और किसी एक्टिविटी में अच्छा है, पेरेंट्स वो चीज़ नहीं देखते हैं, शायद पढ़ाई ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहती है। नो डाउट पहले कुछ समय तक था, जी, तब ये था कि भई पढ़ोगे, लिखोगे, बट बढ़ोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब। खराब, बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में अब क्योंकि स्पोर्ट्स में जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, परिणाम बहुत अच्छे आए जो हैं। परिणाम आ रहे हैं, जी, उसके हिसाब से आज का समाज उस तरफ मुड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लेकिन मात्र 100% मार्क्स लेने से आप ये नहीं हो सकते कि आप बहुत बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं। जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, जब हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो हमारे जो टीचर्स वगैरह थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी तक की हुई थी, लेकिन उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था, वो पढ़ाने का स्टाइल निम्न स्तर का लगता था। एक बात यहाँ हिमाचल की करेंगे तो दूसरी बात अमेरिका पहुँच जाते हैं, फिर इंग्लैंड कब पहुँच गए, अब साउथ अफ्रीका कब चले गए, हमें ये पता ही नहीं रहता था। उससे क्या होता है, आदमी के उस कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। कुछ हमने ऐसे टीचर्स देखे हैं, जो जब मैं लॉ की बात कर रहा जी, हूँ अपनी, तो ऐसे टीचर्स हमने देखे हैं जो सिंपल एलएलएम किया हुआ था, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका इतना ज़बरदस्त था कि आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई 100% या ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे जो है ना, वही ब्रिलियंट हो सकते हैं। ब्रिलियंट कोई सा ऐसा बच्चा भी हो सकता है, हाँ, अपॉर्चुनिटी की बात ज़रूर रहती है। क्योंकि ये समाज इस प्रकार का बन चुका है कि वो क्या देखेगा, मार्क्स देखेगा, डिग्रियाँ देखेगा। अभी हमने कन्या स्कूल पोंटा में इंटरव्यू किए, 89% एक लड़की के मार्क्स आए, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और हमने कहा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेक्ट था कि 90% अबव आएँगे, अब लोगों ने सोच ऐसी बनाई है, तो मैं क्या करूँ? लोगों की सोच कह लो या पेरेंट्स का भी थोड़ा वो रहता है बिल्कुल कि है सर। पेरेंट्स क्या अक्सर आज की डेट में हमने देखा है कि भाई पड़ोस के बच्चे के अगर 4 मार्क्स जी, ज़्यादा आ गए, तो फिर अपने बच्चे को बोलना शुरू कर देंगे कि डिमोरलाइज़ उस करेंगे। डिमोरलाइज़ हो जी, जाता है और उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन और उसके अंदर डिप्रेशन वाली जो जी। परिस्थितियाँ बहुत सारी देखी होगी आपने। अभी एक लड़की का हमने सुना था ये कि उसने नाहन की जी, छलांग मार दी थी उसने और उसने आत्महत्या कर जी, दी थी सोलन के पास। जी। तो इस प्रकार के ये जो इश्यूज आते हैं, नाहन की लेकिन एक लड़की ने भी सर स्कूल ड्रेस में ही जो है वो हाँ, और उसने सुसाइड किया था। इस ये जो चीज़ें होती है, हमारे को कभी भी बच्चे को जो है ना, उसको उस अपने उस पे छोड़ देना चाहिए। थोड़ा रास्ता ज़रूर बताना चाहिए। पेरेंट्स का मतलब क्या है जी। कि वो रास्ता बताएँ और कोशिश करें कि उस रास्ते पे ढल जाएँ। हाँ, कुछ अब बच ऐसा क्यों है सर? पहले तो ऐसा होता था कि पहले स्कूल में टीचर पिटाई कर रहे हैं, फिर घर आके पेरेंट्स भी पिटाई कर रहे हैं। वो दौर इतना अच्छा था, अब ऐसा क्यों है कि बच्चों को कुछ बोलना भी इतना मुश्किल है? ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी बड़ी अखरती है। हमने वो देखा है दौर, क्या इसमें जब पेरेंट्स की कमी है कहीं न बिल्कुल कहीं? कमी है, पेरेंट्स की कमी है, आजकल पूरे समाज की। मैं इंडिविजुअल किसी पेरेंट्स की बात नहीं जी, करूँगा। ये समाज में जो जिस प्रकार का एक नैरेटिव तैयार किया गया है, इस शिक्षकों के प्रति कि भई हमने हमने खुद मार खाई है, मुर्गे बने हैं और पीठ के ऊपर डंडे खा रखे हैं। हमारे को हमारे टीचरों ने इस प्रकार से भी मारा है। अगर हम घर पे ये बोल देते थे कि आज टीचर ने मारा है, तो घर में फिर पिटाई बहुत हमारी ज़्यादा। होती थी। जी, तो आज क्या होता है? आज अगर बच्चे को मात्र डाँट भी दिया जाता है, तो घर वाले वहाँ स्कूल में हुँ, पहुँच जाएँगे। हुँ। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। हालाँकि वो एपिसोड मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। मेरा बेटा डीएवी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने में भी ठीक था, इसमें कोई शक नहीं है। टीचर ने मेरे सामने ही मैथमेटिक्स में उसका एक एक सवाल गलत हो गया था, उसके जो दूसरा फ्रेंड था उसका उसका ठीक था। तो वहाँ पे जब हम गए तो बात हो रही थी, टीचर जो मैथमेटिक्स का टीचर था मेरे सामने ही थप्पड़ मार दिया। तो क्योंकि हमने वो परिस्थितियाँ देखी थी, हम सब जानते थे कि कोई बात नहीं, टीचर है। कोई अगर कोई दूसरा कोई भी पेरेंट दूसरा होता, तो उस टीचर को उस समय, हालाँकि बाकी टीचरों ने सब ने ये कहा कि आपने ये बिल्कुल गलत किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से, कैसे आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे संस्कार हैं, देते हैं, कैसे बिल्कुल। आप उनको किस प्रकार से आप गाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती सर आप अधिवक्ता भी हैं, तो लॉ की पढ़ाई आपने कैसे की है? है। हाँ, प्रीति जी, ये तो थोड़ा बहुत वैसा रहा है। अब आपको मैं बताऊँ, मैंने सफ़र अपना जो शुरू किया था ज़िंदगी का श्री गंगा पेपर मिल से, जी, मैं एज़ ए लेबरर वहाँ पे शुरू के 6 महीने मैंने उसमें काटे। क्योंकि दूर जब आप जाते हो तो वहाँ पे एकदम आपको रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिल जी। पाती है। पर मैं ये एम लेके चला था कि मैं वापस अगर आऊँगा तो कुछ बन के ही आऊँगा। तो पहले 6 महीने मेरे लिए ज़िंदगी के बहुत टफ महीने थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं अकाउंट्स
में आया, अकाउंट्स असिस्टेंट बना, फिर अकाउंट्स ऑफिसर बना। उसके बाद उन्होंने एक और फैक्ट्री देहरादून में सैलाकुई में लगाई थी, श्री कैलाशपति स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड जी। उसमें गाजियाबाद से उन्होंने मेरे को एज ए, क्योंकि उनका आपस में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था भाइयों का, तो एक को गंगा पेपर मिली थी, एक को श्री कैलाशपति स्टील। वहाँ पे ये होड़ थी कि भाई सुरेंद्र यहाँ रहेगा या सुरेंद्र वहाँ जाएगा। उन्होंने मेरे को लालच दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बना के वहाँ बिठाना चाहते हैं, आप ही उसको देखेंगे, आपके घर के नज़दीक भी है। मेरे को थोड़ा ये लगा कि भाई घर के नज़दीक है, तो वहाँ अब मैंने प्रेफर किया था, फिर मैं गाजियाबाद से सैलाकुई आया था। अब आपने वकालत की बात की, जब वो परिस्थितियाँ आगे निकली 1994 में मेरी शादी हुई अगस्त में, तो गाजियाबाद में क्योंकि फ्रीक्वेंटली आना जाना होता था सैलाकुई से, ये लोग वहाँ पे नहीं रह सकते थे, वहाँ माहौल बहुत ख़राब होता था। आपको पता है कि कितना क्राइम गाजियाबाद यूपी में उस समय होता था। मैंने उचित नहीं समझा, तो मैं जब यहाँ आया तो शादी के बाद भी बहुत सारे दिन ऐसे देखे कि मैंने माइन के ऊपर काम किया, स्तौन में पत्थर उठाने का काम किया, और दूसरा आपका जो पेट्रोल पंप है फौजी साहब का, वहाँ भी काम किया, साथ में उनके माइन का उसका भी देखभाल करता था। ये सब समय क्या बचपन से कोई एक टारगेट नहीं रहा है कि उसी के लिए परस्यू करना है? देखो, टारगेट कभी ना तो जिंदगी में बढ़ानी चाहिए इस प्रकार के कि भाई बिल्कुल ये है। उससे क्या होता है, अगर आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको कम से कम एक दो चीज़ें ये करके रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई टैलेंटेड आदमी होता है उसको बहुत जरूरी है कि भाई अपना कोई टारगेट रखना चाहिए अर्जुन की तरह जी। पर अर्जुन जैसा धनुर्धर भी तो फिर होना चाहिए ना। होना चाहिए। अब अगर यही चीज भीम अपने पास रखते कि मैंने गदाधारी नहीं बनना है, मैं सिर्फ धनुर्धर बनूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। उन्होंने दोनों चीजें अपने पास रखी थी, मैं जब धनुष की जरूरत पड़ेगी तो वो करूंगा, और जब गदे की जरूरत है वो गदा उठाऊंगा। इसी प्रकार से हमने कोई इस प्रकार का ऐसा टारगेट नहीं रखा था। इतना जरूर था कि सरकारी जॉब नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो फोर्स की करूंगा, फौज की करूंगा, बाकी मैं दूसरी जॉब नहीं कर सकता। ये मेरा बचपन से देशभक्ति के प्रति क्यों इतना जज्बा? अब मैं भावुक हो जाता हूँ। अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर क्या कोई आर्मी फैमिली बैकग्राउंड रहा है? बिल्कुल नहीं है। फिर हाँ, पिताजी जरूर एक बार जब 1965 की जो लड़ाई की जो बात थी, उस समय गांव से वैसे ही लोगों को ले जाते थे जो थोड़े से वैसे होते थे। पिताजी को उस समय जरूर लेके गए थे वहाँ कि भाई तुम्हारे को भी जाना पड़ सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह जरूर ली थी। पर ऐसा सच मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से ये जरूर था कि मैं सुभाष चंद्र बोस का बहुत फैन रहा हूँ। वो कैसे रहा हूँ ये मेरे को खुद पता नहीं है, और ये चीज़ें मेरी इसमें कब कैसे क्या घर कर गई। 10वीं में जब मैं निकला था तो मैं भाग गया था घर से आर्मी के लिए, पर मेरी माँ ने मुझको कि भाई तेरे को तो चूड़धार से बर के रूप में मांगा हुआ है, बच्चे नहीं, उनके बेटे नहीं होते थे, तो वहाँ से वरदान लिया था तब मांगा हुआ है, तू उधर जा रहा है, तो माँ के कारण मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जा सका। तो ये तो खैर चलो इस प्रकार की परिस्थिति रही। अब आपने लॉ से संबंधित बात की थी कि वकील कैसे बने। फिर अगस्त 1998 में स्तौन की परिस्थितियां से बाहर निकल के मेरे दोस्त है एक विपिन गुप्ता, जो आजकल रुचिरा पेपर मिल में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है, वो मेरे क्लास फेलो भी है, उसने मेरी बहुत मदद की। वहाँ से लाने के बाद जब उसने देखा कि भाई इसकी थोड़ी परिस्थितियाँ अभी ठीक नहीं है, तो शिवालिक कंटेनर एक फैक्ट्री है कालाम में, वहाँ पे हमने जो है ना 4,000 रुपये की जॉब की थी। वहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ साथ साथ मैं अकाउंटिंग का काम करता रहा, एज ए सेल टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में यहाँ पे काम किया। मदन लाल झांबा एक हमारे एडवोकेट है, सोलन से आते हैं, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने जब यहाँ ऑफिस खुला था इनकम टैक्स का 2002 में, तो पोंटा उसमें टूरिज्म में बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो जो हमारे बार के एन.के. भंडारी जी थे, वो जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये फलाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीए हैं या वो। झांबा जी बाद में उठे और उन्होंने हमारी जो मैडम थी इनकम टैक्स कमिश्नर विमल बशीष जी, उनको कहा कि ये जो मिस्टर सुरेंद्र हिंदुस्तानी हैं, ही इज सिंपल अकाउंटेंट, ही इज़ नाइदर एडवोकेट नॉर सीए। वो मेरे को फिर बड़ा पिंच किया कि काश मैंने 1990 में लॉ कर दी होती, क्योंकि मैं लॉ करने गया था, पर वो जो परिस्थितियाँ फिर मैंने, जो मेरे जीजा जी है एडवोकेट ओम प्रकाश चौहान जी, जब वहाँ देखा कि भाई लोगों से, गरीबों से पैसे मांग के करने पड़ते हैं, तो आई लेफ्ट दैट टाइम। उस समय मैंने छोड़ दिया था कि मैंने कहा मैं वकील नहीं बन सकता। पर परिस्थितियों को या ईश्वर को जो मंजूर होता है अल्टीमेटली होता वही है। बाद में झांबा जी के इस कंसेप्ट को
तब मेरा काम बहुत अच्छा चल गया था ईश्वर की दया से। तो हमने लॉ की देहरादून से, लॉ करने के बाद 2005 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो तब से कंटिन्यू। पहले ये लगा कि भाई झांबा जी के हाथ में जो है ना डिग्री पटक के मारूंगा कि भाई आई एम एन एडवोकेट। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ओहो, अगर ये मेरे को प्रेरणा स्रोत नहीं मिलते तो मैं शायद बिल्कुल। एज ए प्रैक्टिशनर ही रहता, मैं एडवोकेट नहीं बन सकता था। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है और कई लोगों को लगता है कि सफलता एक अच्छा घर बनाना है, लग्जरी लाइफ जीना है, सरकारी नौकरी पाना है, व्हाटएवर। सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी के लिए सफलता के क्या मायने हैं? देखिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हर एक इंसान को पता है कि उसके साथ कुछ नहीं जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने, अगर आप गीता जी का थोड़ा सा भी वो करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। फिर ये इतना भागदौड़, ये सब चीजें क्यों? भाग दौड़, देखिए हम तो अपनी बात कर सकते हैं, हम कभी पैसे के पीछे ना भागे हैं, ना हम कभी भागेंगे। हमने कभी, आपके लिए क्या मायने रखती है सफलता, सक्सेस क्या है देखिए सफलता, अब किस प्रकार की सफलता की आप बात कर रहे हैं? लाइफ में? आज की डेट में जो सफलता है, सफलता उसके साथ तोली जाती है जिसके बहुत सारे घर हो, जिसकी बहुत सारी गाड़ियां हो। एग्जैक्टली मैंने वही कहा। नहीं, लोग मैं इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता, मैंने इसीलिए आपको कहा, अगर मेरे को ये सब चीजें करनी होती तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ, जिस प्रकार से भगवान ने मेरे को वो दिया जी। कि मैं कम से कम 500-600 बच्चों को रोजगार देने लायक बना, तो शायद वो नहीं कर पाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास वो बच्चे आते या नहीं आते, अब कितने गरीब फैमिली से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पढ़ाया भी हमने खुद वहीं से, पढ़ाने के बावजूद, और फिर उसके बाद उनको जॉब दी है। आज की डेट, दुआओं से ऊपर कुछ नहीं काम क्या आता है। दिल का सेटिस्फेक्शन आपके लिए सफलता है? सब, यस, सबसे बड़ी सफलता मेरे को मेरे लिए क्या, मैं सोचता हूँ कि हर जितने भी किसी के लिए बुद्धिजीवी होना आदमी होगा चाहिए। तो उसके लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। पैसे की, हमारे पैसा इतना जरूर हो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल जी सर। सकें, जी। लेकिन पैसा, आपको मैं एक बात और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इंसान सिर्फ जिंदगी में दो में से एक चीज कमा सकता है, या तो पैसा कमा सकता है या फिर आदमी कमा सकता हाँ, बिल्कुल। है। अब जो आदमी पैसे को अहमियत देगा उसको आदमी नहीं मिल सकते। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दूसरों के ऊपर नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस आदमी ने आदमी कमा लिए उसको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसके पास पैसा आ जाएगा। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, मैंने जो एक घर बनाया, मेरे को ये पता नहीं चला कि मेरा ये घर बना तो बना कैसे। मैं टैक्सेशन का प्रैक्टिस करता हूँ, जी। एक एक चीज़ मेरे पास आज भी प्रीति जी रखे हुए हैं। विपिन गुप्ता जी ने मेरी मदद की, जो मैंने देहरादून की फैमिली बताई थी, जी। रतूड़ी फैमिली, उन्होंने मेरी मदद की। BS राणा जी ने मेरी मदद की। कैसे हुआ, कैसे बना, ये सब ईश्वर ही जानता है, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी अगर आपने कमा लिए, प्रीति जी मान लीजिए अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है और आप, पैसा तो ऐसा है ना जी, आपने दुआओं की अभी जो बात की थी ना, पैसा ये कि आप ठीक है डॉक्टरों तक पैसा पहुंचा देंगे, वहां तक वो कर लेंगे, लेकिन जो आपने आदमी कमाए हुए हैं ना, उनकी दुआएं जो काम करती है वो दवा काम नहीं करती। बिल्कुल। तो हम उस पर विश्वास करते हैं। और मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के नाम इस बार एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी के नाम से वो उपलब्धि है कि इन्हें जो है वो रेल विकास निगम में निदेशक के पद पर महामहिम राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बधाई सर। ये धन्यवाद आपका। कैसे आप वहां तक पहुंचे, शायद खुद भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो जरूर आप वहां तक पहुंच पाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सत्यमेव जयते, प्रभु ने यही बताया हुआ है। क्या कभी ईश्वर, सोचा था कि कुछ ऐसा? मतलब ही नहीं है, हम ये चीज़ें तो कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ। मेहनत और ईमानदारी सिर्फ मेरे पास है। मेरे जो बच्चे, जो मेरे पास शिक्षा ग्रहण जी। करके आगे जा रहे हैं, उनको भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ कि दो चीज़ों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। और इसी आधार पे इंडस्ट्री में, एक एक इंडस्ट्री में भी मेरे 15-15, 20-20 लड़के हैं जो सारा अकाउंट्स का काम वही देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हॉनेस्टली काम कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाला खुद देखता है कि इसकी जगह कहाँ है। बिल्कुल। इसके घर में देर है, अंधेर नहीं है।
इसने किसको कहाँ क्या ले जाना है ये सिर्फ यही जानता है। प्रीति जी, हम जो भी इंसान है ना, हमारे मन में किसके प्रति क्या भाव है, ये सिर्फ या तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर परमात्मा जानता है, जानते हैं और जी। कोई नहीं जान सकता। तो उसके ऊपर विश्वास करो, उसके आधार पे चलो, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। कर ईश्वर से तो क्या विश्वासघात करोगे, पर उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इसने दूसरों के साथ विश्वासघात किया। और वही चीज़ आज जो सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी को यहाँ पर लाई है, महामहिम राष्ट्रपति ने आपको निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। ये ना केवल जिला सिरमौर के लिए, हिमाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके आगे सर, आजकल बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अब मैं क्या करूँ, 12th के बाद क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट चुनूँ, ये सब चीज़ें। पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या बच्चे खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या एम है? प्रीति जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या किसी भी फील्ड में आप लेके चलो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जी। हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारा है, जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई है। आप देखिए, पहले कंप्यूटर आए, कंप्यूटर ने कम से कम 10 में से 9 लोगों की नौकरी खा रखी। जो काम 10 लोग करते थे, आज की डेट में एक आदमी करता है। अब उससे आगे देखिए, अब एआई आ रहा है। एआई आपको इतना लाचार कर देगा, इतना हैंडी बना देगा कि आप घर में जो लेडीज़ हैं ना, उनको आदेश होगा कि भाई, मैंने रात को बोल देंगे वो कि भाई सुबह इतने बजे तूने आटा गूंद के रखना है, नहीं आटा गूंद के रखना है, और इतने बजे खाना बना के रख देना है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि हम, हाँ, एक चीज़ और फिर मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। जी। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि इंसान अपने मौत का सामान खुद तैयार करेगा। सर, आजकल एक चीज़ बहुत है कि चाहे युवा है, चाहे कोई भी है, अगर हमने थोड़ा-सा कुछ अचीव किया है, तो अहंकार, ईगो जिसको कहते हैं, वो आ जाता है। और आपने वो तो सुना होगा कि नज़र-नज़र में उतरना कमाल होता है, लफ्ज़-लफ्ज़ में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुँचना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मतलब वो ऑरा अगर आप कहीं पहुँच गए हैं, उसको मेंटेन कैसे रखें? लोग एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब आपने बात की थी स्टडी की, जी। 100% मार्क्स तो ले रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भाई हमारी एक्चुअल शिक्षा हमारी कौन सी होनी चाहिए। रावण जो है ना, रावण भगवान श्री राम से किसी भी बात में कम नहीं थे, बिल्कुल। अव्वल ही थे। सोने की लंका थी। जितने भी उनके, आप देखो, जिन्होंने यम तक को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा होता, शनि महाराज जी जिनसे डरा करते थे, और बलशाली इतने थे कि भगवान शंकर खुद ब खुद उनके साथ चल के आए थे। तो आप ये बताओ कि किस प्रकार, लेकिन मारा किसने? अहंकार। अहंकार ने। इसलिए अहंकार कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। कैसे हम्बल, कैसे डाउन टू अर्थ रहें? उसके लिए हमें देखो, हमारा जो क्या घर शास्त्र से भी ये संस्कार? बहुत जरूरी है। बिना घर के संस्कार के नहीं हो सकता। स्कूलों में तो ये सब चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम में जिन चीजों का होना आज जरूरी है, वो सब चीजें तुमको पढ़ाई नहीं जाती। अगर गीता जी रामायण का पाठ आप किसी भी उसका उठा के देख लीजिए, आपको पता है कि सनातन धर्म से पूरा धर्म सिर्फ एक ही है, जी। सनातन धर्म। बाकी मजहब और ये जो पंथ अब बने हुए हैं, ये सब चीजें तो बात का इशू है। हमारे सनातन धर्म में जिस किसी ने भी घर पे आपको गीता जी, रामायण, महाभारत का पाठ जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति उससे थोड़ा सा भी जुड़ेगा, अगर एक एक अध्याय नहीं, एक एक श्लोक भी अगर रोज हम अपने बच्चों को पढ़ाते या पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी को एकदम बदल देगा। वो सब चीज़ें एकदम आचरण में आ जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। गीता जी पढ़ने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि जो आदमी डिप्रेशन में होगा, अगर वो गीता जी पढ़ लेगा, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली मान लेगा, पर पढ़ना समझ के पढ़ेगा। बिल्कुल। अब ये नहीं कि भाई अब जैसे टीचर ने स्कूल रट्टा में मारते हैं रट्टा आजकल। मार दिया, रो कर दिया। आप इतना पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन अगर आपने उसको अपने उसमें धारण ज़हन कर में लिया, उतार लिया। तो बस वो बहुत बड़ी बात है। जी, हल्का सा रैपिड फायर कर देते हैं सर, उसके बाद और कोई सवाल होंगे तो मैं आपसे पूछूँगी। आपके जीवन की आदर्श पुरुष और आदर्श महिला कौन रही हैं? आदर्श पुरुष और आदर्श महिला, अगर आप बात करते हैं, आप घर की बात करते हैं या बाहर की बात करते हैं? तो मेरे को आपके जीवन काल में अब तक? जीवन काल में मेरा, आपने देखा है कि सामने खड़े हैं तस्वीर, ये मेरे बहुत पहले से मेरे साथ है, विवेकानंद जी। उससे उसके बाद जब हम पाठ्यक्रम में चले, तो मैंने आपको बताया कि मैं फॉलो रहा है सुभाष चंद्र बोस जी। का। मैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आदर्श महिला? महिला तो मेरी, देखो, मेरी बहन, जो बड़ी बहन है, उसने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आदर्श शिक्षक? शिक्षक के रूप में तो एक हमारे
मैथमेटिक्स के सर होते थे पाइथा सर, हम पाइथा के नाम से चौधरी थे हरियाणा से, उनको क्योंकि पाइथागोरस एक पर में आती थी तो उनका नाम ही पाइथा रख दिया था। तो वो इतने बढ़िया मारते बहुत थे, लेकिन वो साथ साथ शिक्षा भी दिया करते थे हमारे को कि बेटे अब अगर आप पढ़ोगे तभी आप कुछ आगे कामयाब हो, ध्यान लगा के और मेहनत से काम करो। पसंदीदा खेल और पसंदीदा खिलाड़ी? खेल की बात अगर आप करते हैं, मैं बैडमिंटन और क्रिकेट ही अक्सर खेला करता था, और अभी अभी तक भी मैं बैडमिंटन एसोसिएशन का भी उपाध्यक्ष भी हूँ, 12 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। कभी कभी संडे को, अभी आज की डेट में भी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ खेलने, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, जाते हैं। आध्यात्म से जुड़ना कितना जरूरी है और क्या फायदे हैं? आध्यात्म बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, मेरे गुरु की तस्वीर अंदर लगी हुई है, जिनको मैंने गुरु धारण किया था। उसके बाद ही मेरे को ये पता चला कि भाई कर्म क्या होते हैं। मेरे तो पहले कर्म, हम ये सोचते थे कि जो मैं यहाँ से सुबह जाता हूँ, घर ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ पे दिन रात बैठ के काम करता हूँ, ये कर्म है। उसके बाद जब गुरुदेव ने आंखें खोली, तभी तो हम भी इसके साथ जुड़े। तब हमने देखा कि भाई गीता जी को पढ़ के, संस्कृत नहीं आती थी पर गीता जी पढ़ पढ़ के अपने आप संस्कृत भी सीख ली, क्योंकि हमने कभी संस्कृत देश पढ़ी के नहीं। ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं? क्या आप राजनीति में रुचि रखते हैं? हाँ, ऑब्वियसली राजनीति में क्यों रुचि नहीं रखनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं प्रेरित हुआ था वाजपेयी जी से, वो मेरे बहुत दिल के करीब थे। क्यों सर? वो बड़े हॉनेस्ट और देशभक्त, अगर आप उनकी कविताएं, उनके विचार अगर आपने सुने होंगे, वो देशभक्ति उनके अंदर झलकती थी। आज की डेट में योगी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आपके पसंदीदा नेता हैं? नहीं, अब डेफिनेटली, क्योंकि आदमी के करनी और कटनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं उसको नेता मान ही नहीं सकता जो अब बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। और दूसरी बात ये देखिए, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल कृतार्थ किया हुआ है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। सब अपने अपने कर्मों का जो भाग्य है ना, वो आज यहाँ पे भुगत रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हूं तो जो मेरा प्रारब्ध था उसके बदौलत हूं। आप अगर यहाँ हैं तो जो प्रारब्ध आपका है उसके बदौलत आप यहाँ पे हैं। कोई दूसरे का दूसरे से कोई वो नहीं है, नाता नहीं है। योगी जी का वही उदाहरण है। जिसके साथ प्यार से रहना है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो दुखी है, उसकी मदद करना, और जो आंख दिखाता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना। ये बात, ये शास्त्र भी यही बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो बोला था। शिशुपाल के लिए उन्होंने बोला अपनी बहन को कि भाई अगर इस 100 गालियां तक मैं इसकी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उससे आगे अगर बोलेगा तो फिर ये अपने कर्मों का फल खुद भोगेगा। तो उस चीज का अनुसरण योगी जी कर रहे हैं। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेके हमें उस प्रकार से आगे चलना चाहिए। आपके जीवन में आपकी हॉबीज क्या है? क्या आप लिखना पसंद करते हैं या कुछ और एक्टिविटी आप पसंद करते हैं? हॉबी मेरा एक उद्देश्य रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ भी अपने समाज के लिए जीते जी कर सकें, वो मेरा सबसे बड़ा एक वो रहेगा। तभी शायद मैंने आपने देखा कि मैं जो भी बच्चे थे अपने साइड के बच्चे पकड़े हुए थे, क्योंकि मेरे को अपने यहाँ की परिस्थितियों के बारे में पता है कि किस प्रकार का जीवन निर्वाह हमारे वहाँ के लोग करते हैं। अब भी जब मेरे को ये सौभाग्य मिला है तो मेरा प्रायोरिटी सबसे पहले यही रही है कि रेलवेज में मैं गांव गांव आना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक जागरूक ही नहीं हैं। जबकि सबसे क्या कारण है सर इसके? अब आप ये देखो ना, यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो जाती है। यहाँ हम सीमित सिर्फ हिमाचल और सिरमौर तक रह जाते हैं। हमारी यहाँ नौकरियां निकली क्या जी, पुलिस की है जी, होमगार्ड की है, क्लरिकल है, यहाँ तक सीमित रह गए। क्या कुछ बड़ा सोचना चाहिए? ऑब्वियसली, देश हमारा है, पूरे देश में आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं। हमारा संविधान हमारे को ये बताता है। तो फिर आप वहां देखो ना, जो रिसोर्सेज जहाँ पे ज्यादा है। हिमाचल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, कितनी यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी आपके लिए। आप जाओ, बाहर निकलिए। सबसे ज्यादा जॉब अगर आज की डेट में है तो रेलवेज में सबसे ज्यादा जॉब है, लेकिन हमारा एक भी अवेयरनेस नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया। शिक्षक तक अपने बच्चों को ये नहीं बताते, जबकि उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि बेटे हिमाचल से बाहर भी एक और जिंदगी है। मैं सबसे पहला आदमी था जो प्राइवेट सेक्टर में अपने वहां से गया था। उस मेरे से पहले कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब नहीं करता था। आई वॉज द फर्स्ट फ्रॉम शिलाई। किसी भी चीज को पाने के लिए या हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा। बिना स्टेबिलिटी के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब आपके अंदर, अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे आप अपना काम है, कोई आपका काम, आपका जो जॉब है, अगर आप इसमें रेगुलरली नहीं चलोगे, आप सोचेंगे कि चल यार 2 दिन में रहने देता हूँ, बाद में देख लूंगा, तो आपके काम में बाधाएं आएगी। जिस प्रकार से भगवान सूर्य देवता जो है ना, अपने समय से उगना, समय से
अस्त होना, जी। वो सेकंड भर के लिए भी देरी नहीं करते। हमें उसी चीज़ को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी चाहिए कि जब भगवान इस तरह से करते हैं तो हमारे कोई तो उनसे तो प्रेरणा स्रोत उन्हीं को तो बनाना चाहिए। और राजनीति की अगर हम बात करते हो, राजनीति शायद आज ऐसी नहीं रही जैसी थी। इसके बहुत लिए निचले दर्जे की राजनीति आज होती है, चाहे किसी भी दल की बात करें। राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। मैंने आपको बताया युवा बहुत कम आगे आते हैं इसमें। आना या ना, युवाओं को कम आने में नहीं है, युवा आगे आते हैं, लेकिन युवाओं को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो आज के नेताओं का। आप देखिए, जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दिनों में उन बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको नशे की आदत डाल दी जाती है। जी। तो क्या ये सही है? क्या नेता का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब क्या होता है? शब्द है ना, यथा राजा तथा प्रजा। अब जब राजा ही भ्रष्ट होगा तो मैंने इसीलिए बताया कि योगी जी जैसा नेता चाहिए। और अगर गलती से इस ये अपने उस पे आ गए योगी जी, जी। तो ये जो नशे वाली प्रवृत्ति है सिर्फ ऐसे ही लोग खत्म कर सकते हैं, इनके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने वहां जॉब किया है, जी। उस समय की परिस्थिति मैं जानता था। हमारे फैक्ट्री के बाहर हमारे मैनेजर को जब चाकू मारा था और किस प्रकार से लूटपाट हुई थी, हमारे को सिक्योरिटी दी जाती थी, बकायदा हम बाहर नहीं निकल सकते थे। वहाँ इतना ज़्यादा करप्शन, इतनी ज़्यादा लूटपाट थी। लेकिन आज की डेट में इन्होंने कहा कि बेटी को छेड़ेगा, अगले मोड़ पे खत्म, चोरी करेगा तो टांग तोड़ दी जाएगी। जो जब तक आप कानून सख्त नहीं बनाओगे तब तक परिवर्तन आना संभव नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। तो ये शराब वाला भी हिसाब किताब जो है ना, योगी जी, मेरे को पता है कि अगर इन जैसे कुछ नेता हमारे देश में आ जाएं तो तब ये चेंज हो सकता है। अदरवाइज तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंक्लूड करते हैं सर, कोई ऐसी बात जो दिल की आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं? मैं तो युवाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटे, आप सब लोग मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। जिस किसी फील्ड में भी आप हैं, हर एक इंसान को अपना पता होता है कि मेरी काबिलियत कितनी है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, हर इंसान को पता होता है। जी। हम भटके ना, हम सिर्फ उसके उसी रास्ते पे जो मेरी काबिलियत है मैं उसी को कंसंट्रेट करूँ। अगर मैं एक अच्छा किसान बन सकता हूँ तो मेरे को किसान वाला काम करना चाहिए। अगर मैं अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ तो मेरे को खेल की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं एक अच्छा ऑफिसर बनने वाली एबिलिटी अगर मेरे अंदर है, वो पता होता है कि भाई कौन आदमी कैसा है, तो उसमें जाना चाहिए, भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शंस में अपने खास तौर पे हिमाचल के और सिरमौर के बच्चों को इतना बताना चाहूँगा, सिरमौर वालों को खास तौर पे, कि हिमाचल के अलावा दूसरी फील्ड में अब आए हैं तो मैं वहाँ से पूरी चीज़ खूब, अभी तो मेरी एक पहली मीटिंग जी। हुई थी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ से जो भी डाटा हमारा निकल के आएगा वो सब दिखाऊँ, क्योंकि 10वीं से लेके और आईएएस ऑफिसर तक की नौकरियाँ रेलवेज में हैं। कोई आपसे कुछ पाना चाहता है या पूछना चाहता है, क्या आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं? जब मर्जी, मैंने बोला हुआ मेरा मोबाइल नंबर भी मेरे उस पे भी है दिया हुआ। जी। जो व्यक्ति जिस समय जहाँ भी बुलाना चाहे वहाँ आने के लिए मैं तैयार हूँ। एक दिन पहले अगर मेरे को बता दें, जी। और कोई वैसे ही मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहे तो उसके लिए भी। अधिकतर युवा किस तरह के ओपिनियंस आपसे लेते हैं? आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा जो है वो जॉब के लिए बोलते हैं कि सर जॉब जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने बीएड, फिर वो कमीशन नहीं निकल रहा है, किसी ने मतलब जेबीटी भी कर ली है, आगे एमए भी कर लिया है। कई कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डबल एमए वो की है, लेकिन लाचार तरीके से घूम रहे हैं। फिर बोलते हैं कहीं पे भी हो प्राइवेट सेक्टर में से वहाँ पे जॉब दिला दो। ये बच्चे आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के फ़ोन आते हैं जो ये बोलते हैं कि जी नौकरी दिला दो। अब प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बताया कि भाई मैक्सिमम चीज़ें तो कंप्यूटर ने खा ली है। जी। फिर आपको टेक्निकली उस तरह की आपने शिक्षा नहीं उन ग्रहण की होगी। पैरामीटर्स में आपको जो है वो अपने आप को फिट करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तभी आप एलिजिबल होंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ इतनी सारी अपने जीवन की बातें साझा की है, और मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि सर की बातों से बहुत सारे युवा, बहुत सारे दर्शक इनकी बातें अपने जीवन में इनका अनुसरण करेंगे और अपने ज़हन में उतारेंगे, और आने वाले समय में ज़रूर इनकी बातें ध्यान में रखेंगे। सर, थैंक यू सो मच वंस आपका अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। मैं आपका ज़िंदगी भर आपको याद रखूँगा कि प्रीति जी हमारे पास स्पेशल आए हुए थे इन सब चीज़ों के लिए।
मैं ये आपके दर्शकों पास की डिमांड पर सर। दर्शकों के लिए मैंने तो बताया ना कि मैं गाँव में आने के लिए तैयार हूँ, उनके बीच में आने के लिए तैयार हूँ, पर आपके माध्यम से जो उन तक जा रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, आप सभी से जल्द मिलती हूँ नई शख्सियत और नई हस्ती के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।